हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट जरूर देखना चाहिए। रोशनी ने अपना चेहरा एक हाथ से छुपा लिया और वहां से जाने लगी। इधर करण का मुंह खुला के खुला रह गया था और वो रोशनी के कदमों की आवाज़ सुनकर उस ओर देखने लगा। और करण गहरी सांस लेकर नीचे झुक गया। करण के पैर में गारमेंट आ गया था और करण के पैर में उलझ गया था, जिसे देखकर करण ने अपनी नज़र दूसरी तरफ कर ली और फिर वो गारमेंट को निकाल कर वहीं रखकर बाहर चला गया। हालांकि करण को भी अनकंफर्टेबल फील होने लगा था। रात का वक्त, डिनर करने के बाद दोनों वहीं बैठकर टीवी देखने लगे थे और मस्ती भी करने लगे। तीसरा दिन मोहित मधु के मॉम के घर आया था। मोहित जब सुबह घर आया था तो मधु के पापा भी आए थे। मधु अपने पापा से मिलकर बहुत खुश थी और वो शिकायत लहजे में कहने लगी, पापा आप इतना लेट क्यों आए। फिर वो खुश होकर कहने लगी, कोई नहीं, मैं आपको किसी से मिलवाती हूँ, वो आता ही होगा। दिव्या यह सुनकर शॉक्ड थी कि आखिर मधु किसकी बात कर रही है और वो आज सुबह से इतना खुश है। इतना सारा खाना मधु किसके लिए बनाई है। मोहित के आने पर जब मधु के पापा मोहित को देखकर शॉक्ड थे, क्योंकि छाया उनकी ही बेटी थी और आखिरी समय में छाया के साथ वही थी। छाया ने अपने पापा से कोई बात नहीं छुपाई थी, इसलिए मधु के पापा को सच्चाई पता था और वो अच्छे से जानते थे कि छाया ने मोहित के साथ कितना गलत की थी। फिर वो नॉर्मल होकर मोहित से बात करते हैं, लेकिन दिव्या बस अपनी गहरी आंखों से मोहित को घूरते रहती है, जो मोहित ने अच्छे से महसूस कर लिया था। करण किसी बात पर रूठ कर जा रहा था, जो कि रोशनी उसे मनाने लगी। फिर भी करण नहीं माना, क्योंकि रोशनी ने मजाक में कुछ इल्ज़ाम ही ऐसे करण पर लगाए जो करण को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। रोशनी करण के पीछे से लिपट जाती है और उसके सीने पे हाथ रखकर माफ़ी मांगती है। करण रोशनी की इस हरकत पर शॉक्ड था और वो रोशनी के हाथ अपने सीने से हटाते हुए बोला, रोशनी तुम ये क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे, मुझे अपने घर जाना है। रोशनी ने साफ इनकार करते हुए कहा, नहीं, जब तक आप मुझे माफ़ नहीं करते तब तक मैं आपको जाने नहीं दूंगी। या तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए या फिर यहीं इसी तरह खड़े रहिए। करण रोशनी की बात सुनकर हैरान था और वो रोशनी को समझाने लगा, हम इस बारे में रात को बात करते हैं, अभी मुझे जाना होगा, प्लीज़ तुम अभी जिद मत करो। रोशनी अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, मैंने कहा ना, नहीं मतलब नहीं। ये सुनकर करण अपने हाथ रोशनी के हाथों पर से हटा देता है, फिर उखड़े हुए लहजों में बोला, रोशनी तुम खामखा जिद कर रही हो, मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही या फिर तुम समझना नहीं चाहती। रोशनी की पकड़ ढीली हो गई और वो रुआसी आवाज़ में उसने कहा, ठीक है, फिर आपको मुझसे नाराज़ रहना है, रहिए, मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। रोशनी ने करण को छोड़ दिया और फिर वहाँ से जाने लगी और करण उसकी ये बात सुनकर उसका मन भारी हो गया था और वो अंदर ही अंदर बेचैन फील कर रहा था और वो अपने आप को बेचैनी से घिरा हुआ महसूस कर रहा था। इधर रोशनी ने ये बात सिर्फ करण के कुछ रिएक्ट करने के लिए कही थी, वरना उसका यहाँ से जाने का मन बिल्कुल भी नहीं था और वैसे भी वो यहाँ से जाने वाली नहीं थी। रोशनी दरवाजे तक पहुँची थी कि तभी उसे भारी आवाज़ सुनाई देती है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। करण ने साफ लफ्जों में ये बात कह दी, जिसे सुनकर रोशनी वहीं रुक गई और फिर पीछे मुड़कर करण की तरफ देखती है। करण एक्सप्रेशनलेस होकर रोशनी की तरफ देखता है और फिर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तुमने क्या कहा, फिर से अपनी बात तुम मुझसे कहोगी। रोशनी नासमझी में करण की तरफ देखने लगी और फिर पूछने लगी, करण आप कहना क्या चाहते हैं, मैं समझी नहीं। करण अपनी गहरी नज़र उस पर टिकाते हुए कड़क लहजे में बोला, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही या फिर तुम समझना नहीं चाहती। मैंने कहा तुम कहीं नहीं जाओगी मतलब कहीं नहीं जाओगी। इतना कहकर करण वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगा और रोशनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने मन ही मन इतनी खुश हो रही थी, फिर भी उसने अपने आप को एक्सप्रेशनलेस किया और फिर करण की तरफ मुड़कर जाते हुए करण से बोली, किस हद से आप मुझे यहाँ रोकना चाहते हैं और मैं आपकी क्या लगती हूँ और मैं आपके कहने से क्यों यहाँ रुक जाऊँ और मैं क्यों आपकी बात मानूँ। रोशनी ने ये बात एक ही सांस में कह दी, जिसे सुनकर करण के पैर वहीं रुक गए और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, मानो वो रोशनी को जवाब देने के लिए
कुछ सोच रहा हो, पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। इसलिए उसने शांत स्वर में कहा, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम यहाँ से कहीं मत जाओ, अपनी मर्जी से भी नहीं। इतना कहकर करण बाहर की तरफ फिर से बढ़ने लगा, पर रोशनी इतनी आसानी से कहाँ करण को कैसे जाने दे सकती थी। इसलिए वो जाते हुए करण से कहती है, करण, आपके पास हर बात का जवाब तैयार रहता है। किसी से डील कैंसिल करनी हो उसका भी, और किसी से डील करनी हो उसका भी। फिर मेरी ये बात का जवाब आपके पास क्यों नहीं है, या फिर आपके पास जवाब होते हुए भी मुझे नहीं देना चाहते। रोशनी की बातों ने करण को अंदर तक उसे जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया था, पर फिर भी वो अपने आप को रोके हुए था, ताकि उसके मुंह से वो लफ्ज न निकल जाए जो वो कहना न चाहता हो। पर रोशनी इतने में खामोश रहने वालों में से नहीं थी। वो करण को खामोश देखकर फिर से कहना शुरू करती है, करण, मेरी बात आपको समझ नहीं आती, या फिर आप मुझे अपना कुछ नहीं समझते, इसलिए आप खामोश। रोशनी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि करण उसकी तरफ मुड़ गया और फिर तेज आवाज़ में उससे बोला, मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ, और वो इसलिए कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये लफ्ज रोशनी के कानों में गूंजने लगे थे और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था, और वो वहीं सुन पड़ गई थी। उसके ओठ मानो सिर से गए थे और वो अपनी बार बार पलक झपका रही थी। उसे इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि करण ने उससे ये कहा जो वो काफ़ी सालों से सुनना चाहती थी, और इसकी उम्मीद उसने काफ़ी सालों से की थी, जो आज पूरी हो गई थी। और ये वक्त उसके लिए ऐसा था कि जैसा उसका स्पेशल दिन हो, जिसे वो पूरी ज़िंदगी भी याद करे, वो भी कम पड़ जाए। रोशनी की आंखों में आंसू भर आए थे और लुढ़क कर उसके गालों पर फैल गए। करण, जो कि ये लफ्ज बोलकर ब्लैंक हो गया था, वो रोशनी के हर एक्सप्रेशन देख रहा था। रोशनी को रोते देखकर वो अपने आप को रोक नहीं सका और आगे बढ़ते हुए बोला, क्या हुआ रोशनी, तुम रो क्यों रही हो? अगर तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। इसे भूल जाओ। मैंने जो कुछ भी कहा वो जाने अनजाने में। करण अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि रोशनी उसके गले से जा लगी और फिर कहती है, मैं भी आपको पसंद करती हूँ करण। करण, जो कि रोशनी को अपनी बाहों में घेरे हुए था, वो ये सुनकर उसके हाथ हवा में रुक गए और उसका पूरा शरीर कांपने लगा था, मानो उसके अंदर जान ही ना हो। ये पहली बार था कि करण कमज़ोर पड़ गया था और वो बस रोशनी का होना चाहता था। इसलिए उसने अपनी सारे बुरे ख्यालों को पीछे किया और रोशनी को अपनी बाहों में जकड़ लेता है। इधर मोहित अपने साथ विनीत को लेकर झील आया था और विनीत मोहित को गाइड कर रहा था। सर्द धूप थी और मोहित ने ब्लैक गूगल्स पहने हुए थे और वो अपने लंबे कदम बढ़ता हुआ आगे चल रहा था, तो वहीं विनीत उसके पीछे बातें करते हुए आ रहा था। विनीत ने अपने हाथों से इशारा करते हुए मोहित से कहा, देखो, वो मंदिर के नाम से महल बना हुआ है, वो बेहद सुंदर है, और तुम वहाँ मधु को अपने दिल की बात कह सकते हो एक खूबसूरत तरीके से। मोहित ने उस तरफ चलते हुए एक नज़र देखा, फिर सामने नज़र रखते हुए बोला, मुझे ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर मैं मधु के साथ वो पल यादगार बना सकूं और हमेशा ना भूलने वाली आदत बना सकूं। ये सुनकर विनीत रुक गया और ताली बजाते हुए कहने लगा, वाह, मतलब कुछ भी। तुम्हें कल शाम मधु को अपने प्यार का इजहार भी करना है और अब तुम एक अच्छा सा प्लेस ढूंढ रहे हो। मैं तुम्हें बकवास बातें करने के लिए अपने साथ नहीं लेकर आया। बकवास बंद करो और मुझे सजेस्ट करो कि मैं मधु को कैसे अपने प्यार का इजहार करूं। विनीत मोहित के पीछे जाते हुए नाराज़गी से कहने लगा, एक काम करो, तुम कबूतर बन जाओ और उड़ते हुए मधु को इजहार कर दो। वो तुम पर सूट भी होगा और मधु को पसंद भी आएगा। आज से तुम्हारा ऑफिस आना बंद। मोहित ने बिना भाव से आगे बढ़ते हुए बोला और विनीत उसके पीछे आते हुए अपनी बात संभालते हुए बोला, नहीं, मेरा मतलब था कि तुम दोनों एक खूबसूरत सी जगह पर खड़े रहना और फिर तुम अपने घुटनों के बल बैठकर उसे अपने प्यार का इजहार कर देना और मैं पंछी बनकर तुम दोनों के ऊपर से फूल फेंकता रहूँगा। मोहित ये सुनकर रुक गया, मानो उसने कुछ सोच लिया हो, और विनीत समझने लगा कि शायद मोहित काफ़ी गुस्से में है, इसलिए वो फिर से अपनी बात बदलते हुए बोला, नहीं, मेरा मतलब ये भी नहीं था। मैं तो तुमसे हमेशा मजाक ही करता हूँ।
इसलिए तुम ये भी बात मजाक में ले लो, सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ऑनर से कांटेक्ट करो तुम। मोहित ने विनीत की बात को इग्नोर करते हुए आगे कहा और विनीत पूछने लगा, क्यों, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई उसकी? क्या तुम्हें ये झील खरीदना है? देखो, अगर तुम्हारा इरादा भी है झील को खरीदने का तो अपने मन से ये निकाल दो। हमारे पास प्रॉपर्टी है पर इतनी भी नहीं है कि वो सिर्फ तुम्हारी बीवी पर निछावर कर दी जाए। मोहित को विनीत पर गुस्सा आया और तेज आवाज़ में कहने लगा, तुम अपनी बकवास बात करना बंद करो और मैंने जो कहा है वो करो। मुझे 10 मिनट के अंदर ओनर अपने सामने चाहिए। विनीत मोहित को घूरते हुए कहने लगा, वाह, प्रपोज तुम्हें करना है और क्लास तुम मेरी लगा रहे हो। खामोशी से तुम मैंने जो कहा है उस पर ध्यान दो, बेफजूल की बात मत किया करो। मोहित ने वहीं एक चेयर पर अपने अंदाज में बैठते हुए कहा, जिसे सुनकर विनीत बिना कुछ भी कहे अपना फ़ोन जेब से निकालकर कॉल करने लगा। मोहित ने मन बना लिया था मधु को अपने दिल की बात कहने का। उसने काफ़ी बार सोचा था कि वो मधु से अपने दिल की बात कहेगा, पर हर बार उसे अजीब फील होने लगता था और उसका धड़कता हुआ दिल और ज़ोरों से धड़कने लगता था, जिसे वो अपनी बात नहीं रख पाता था। पर अब उसने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, पर वो किसी भी हाल में मधु से अपने दिल में जो उसके लिए फीलिंग्स है वो, और साथ ही साथ सारी सच्चाई भी कहेगा, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो। पर अब फैसला ले लिया था, उसे अंजाम देना था, फिर चाहे इसका नतीजा कुछ भी क्यों ना आए, वो अपनी बात मधु के सामने रखेगा। मोहित ये नहीं जानता था कि मधु भी उससे प्यार करती है या नहीं, पर वो ये अच्छे से जान गया था कि उसकी क्यूट गर्ल और पहली बार जोरों से दिल को धड़काना मधु ने ही सिखाया था। इधर मधु मोहित के पुराने घर आई थी, लेकिन आते ही उसका सामना रुक्मणी से हो जाता है। रुक्मणी मधु को देखकर रुक जाती है और काफ़ी कुछ सुनाकर वो अपने कमरे में चली जाती है। मधु इन सब बातों को अपने दिमाग से झटकती है और फिर अंशिका के कमरे में चली गई। असल में खुशी सुबह बहुत रो रही थी और वो मोहित के गोद में जाकर चुप हो गई, इसलिए वो अपने साथ लेकर चला गया और दूसरे घर पे मधु से मिलकर साथ में लंच करते हैं। मधु खुशी को अपने साथ लेकर अपने घर चली जाती है, इसलिए शाम को खुशी को अंशिका के पास छोड़ने आती है। अंशिका खुशी को लेती है और जाने लगती है। इस पर मधु अंशिका से, क्या दी, आप ठीक हैं? अंशिका उखड़े हुए शब्द में, हाँ मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ, अब तुम जा सकती हो। ओके, मैं चलती हूँ। इतना कहकर बिना रुके मधु वहाँ से जाने लगी और उसके मन में अंशिका के लिए ख्याल आने लगे थे कि क्यों अंशिका का बिहेवियर ऐसा था, जैसे कि वो बात करने की मूड में नहीं थी। पता नहीं इस घर में सबको क्या हुआ है, हर कोई मुझसे उखड़े हुए लहजे में बात करता है, जैसे कि मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। मधु बड़बड़ाते हुए सीढ़ियाँ उतर रही थी कि इतने में मधु को मोहित का कॉल आने लगा और वो अपने फ़ोन की स्क्रीन पर मोहित का नाम देखकर ही खुश हो गई और कॉल रिसीव करते हुए बोली, हेलो। मोहित अपने केबिन की खिड़की के पास खड़ा था और वो मधु की आवाज़ सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और कुछ पल खामोश रहता है और मधु मोहित का कोई जवाब ना मिलने पर अपनी बात फिर से दोहराती है, हेलो मोहित, क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? मोहित ने लास्ट वाली शब्द पूरी करते हुए कहा, जिससे मधु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो बाहर की तरफ जाते हुए मोहित से बोली, क्या आपको कोई काम था जिसे आप मुझसे बात करना चाहते हैं? कल शाम 6 बजे तुम्हें एक कार पिकअप करने आएगी, तुम्हें बस इतना करना है कि तैयार होकर बिना कोई सवाल किए उसमें आना है। मोहित ने शांत भाव से कहा और खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर का नज़ारा ऐसा लग रहा था जैसे कि बारिश होने वाली है और शायद कभी भी गिर सकती है। ये देखकर मोहित के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जो कि दिखने में फीकी थी, जिसे देखकर पता नहीं चल पा रहा था कि वो एक्सप्रेशन लेस है या फिर मुस्कुरा रहा है। इधर मधु मोहित की पूरी बात सुनकर कुछ पल के लिए सोच में डूब गई और वो फिर से मोहित से पूछती है, वैसे हम कहाँ जाने वाले हैं? ये सुनकर मोहित ने बाहर से ध्यान हटाया और मधु की बात पर गौर करते हुए चिढ़ते हुए बोला, मैंने तुम्हें पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ, मुझे बिना सवाल किए शाम 6 बजे को तैयार रहना, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। मधु के चेहरे पर जो रुक्मणी और अंशिका की बात से भाव आए थे,
जो कि बुरे थे। वो अब मोहित की बातों से मधु का चेहरा खुशी से भर गया था और वो मोहित से इसी एक्साइटमेंट से बोली, ओके ठीक है, मैं कल शाम 6 बजे से पहले तैयार रहूंगी। मोहित ये सुनकर मोहित के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो मधु से पूछने लगा, अच्छा ये बताओ कि तुम इस वक्त कहाँ हो। मधु जो कि खुश थी और एक अपनी कार में बैठने वाली थी, ये सुनकर रुक गई और वो सोचने लगी कि क्या जवाब दिया जाए मोहित को, और उसे ख्याल आया कि वो बहाना बना दे कि मैं रास्ते पर हूँ या फिर किसी फ्रेंड के घर जा रही हूँ। यही सोचकर मधु ने कहा, हाँ मैं दोस्त के घर जा रही थी, पर रास्ते में मैंने अपनी गाड़ी रोक दी और वो रास्ता मेरे घर का है ना। मोहित ने तुरंत ही जवाब दिया, जिसे सुनकर मधु हड़बड़ा सी गई और वो मोहित से बोली, नहीं हाँ, मैं खुशी को यहाँ अंशिका दी के पास छोड़ने आई थी। मधु ने तुरंत ही अपनी बात संभाल ली, क्योंकि वो सच में खुशी के बारे में भूल गई थी कि खुशी को वो छोड़ने आई थी। पर उसे अगले ही पल याद भी आ गया था कि वो खुशी को अंशिका को सौंपने आई थी। मोहित चेयर पर बैठ गया और वो अच्छे से जानता था मधु का झूठ बोलने का इरादा था, पर वो बोल नहीं सकी और गलती से गलत कह दिया। पर मोहित ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे कल की तैयारी भी करनी थी और मधु के सामने अपने प्यार का इजहार करने के लिए प्रैक्टिस भी करनी थी। ठीक है, तुम घर पहुँचो, उसके बाद मुझे मैसेज कर देना, मोहित ने नॉर्मल भाव से कहा। और यह सुनकर मधु बोली, नहीं मैं घर नहीं जा रही हूँ, मैं अपने भाई के फ्लैट जा रही हूँ। मुझे वहाँ रोशनी और मानवी से मिलना है, हमें मिले हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। ओके फिर तुम जाओ और रात होने से पहले अपने घर चली जाना, समझी, मोहित ने कहा। और यह सुनकर मधु हाँ कहती है। उसके बाद उसने कॉल कट कर दिया और मोहित अपनी चेयर से टेका लेकर कल जो कुछ भी होने वाला था उसी के ख्यालों में खोने लगा कि कल की शाम कितनी हसीन होगी, जहाँ वो मधु को प्रपोज करेगा, वहाँ मधु कैसे रिएक्ट करेगी और कैसे उसके प्यार को एक्सेप्ट करेगी। यही सोचकर आज मोहित का दिल बार बार जोरों से धड़कने लगा था और उसका धड़कता हुआ दिल काबू में नहीं था। मोहित अपने केबिन में बैठा हुआ बस यही सोचे जा रहा था। इतने में उसके केबिन में विनीत आया और आते ही साथ में विनीत कहने लगा, मोहित मुझे कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए मुझे इस वक्त जाना होगा। मोहित विनीत की बात सुनकर और विनीत की तरफ देखने लगता है और सवाल करते हुए बोला, तुम्हें कहाँ जाना है। इस पर विनीत मोहित से लड़ते हुए कहने लगा, तुमने ही तो मुझे अपने काम पर लगाया हुआ है और तुम खुद मुझसे सवाल कर रहे हो। मुझे तुम्हारी हसीन पल की तैयारी करनी है और इसलिए मुझे जाना होगा और सारी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम तो यहाँ पर एक मालिक की तरह सबसे हुक्म करते रहोगी और मुझे एक नौकर की तरह तुम्हारे सारे हुक्म मानने पड़ेंगे। इसलिए मुझे जाना होगा और सारी तैयारी पहले से करके रखनी होगी। ये सुनकर मोहित ने उसे शांत भाव से कहा, ठीक है तुम जा सकते हो। ये सुनकर विनीत ने कहा, ओके मैं तुमसे सारी तैयारी करने के बाद मिलता हूँ। मोहित ने हाँ कहा और विनीत जाने लगा, पर मोहित उसे रोकते हुए बोला, सुनो, हाँ अगर तुम्हें किसी की ज़रूरत हो तो तुम त्रिशा को अपने साथ ले जा सकते हो। ये सुनकर विनीत रुक गया और उसे पसीने आने लगे और उसके चेहरे से नॉर्मल भाव जा चुके थे, क्योंकि उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत तो थी, पर वो अगर त्रिशा को अपने साथ ले जाता है तो सबसे बड़ी मुश्किल तो उसके और कोमल के रिश्ते पर आ सकती थी। पहले से ही दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए उसने बिना मोहित की तरफ मुड़े कहा, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं कॉल करके त्रिशा को वहाँ बुला लूँगा, पर मुझे अभी ज़रूरत नहीं है किसी की भी। इतना बोलकर कदम आगे बढ़ता हुआ विनीत बाहर चला गया और मोहित लैपटॉप ऑन करके कुछ डिज़ाइन चेक करने लगा। इधर मधु अपने भाई करण के फ्लैट आ गई थी। करण यहाँ से जा चुका था क्योंकि उसे ऑफिस से ज़रूरी कॉल आया था और मानवी भी यहाँ मधु के कहने पर आई थी। मानवी, रोशनी और मधु तीनों करण के कमरे में थे और बिस्तर पर बेड के बल लेटे हुए थे। जहाँ रोशनी मधु खुश नजर आ रही थी, वहीं मानवी के चेहरे के भाव बिल्कुल नॉर्मल थे। मधु ने अपनी गर्दन रोशनी की तरफ की और वो उसके निखरे हुए चेहरे को देखकर बोली, तुम इतनी खुश नज़र क्यों आ रही हो, क्या कोई ख़ास वजह। रोशनी जो कि अपने प्यार का इजहार करने से करके खुश हो रही थी, वो मधु की बात सुनकर कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई
और फिर अपनी बात को घुमाते हुए बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी बात सुनकर खुश थी कि तुम और मोहित अपने रिश्ते में काफ़ी आगे निकल चुके हो। ये सुनकर मधु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो अपने ओठों को दांतों के बीच फंसाती हुई प्यार भरी आवाज़ से बोली, पर मैं अभी तक यही सोच में पड़ी हूँ कि मोहित मुझे कल शाम कहाँ ले जाने वाले हैं। इतना बोलकर मधु मानवी और रोशनी की तरफ देखकर पूछती है, वैसे तुम दोनों अंदाज़ा लगा सकती हो कि मोहित मुझे कहाँ ले जाने वाला है। इस बात पर मानवी मधु को परेशान करते हुए बोली, मधु ये तो तुम्हें पता होगा, वो वैसे भी तुम्हें हनीमून पर भी ले जा सकता है या फिर तुम्हें कहीं अपने साथ बिजनेस ट्रिप पर भी ले जा सकता है। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि मैं ये बिजनेस में डूबे इंसानों पर किसी भी बात का भरोसा नहीं करती। इसलिए मधु मानवी की बात सुनकर चिढ़ते हुए बोली, मानवी तुम्हें इसके अलावा कुछ और नहीं समझ आया जो कि मुझे यही सुनाने लगी हो? कुछ और भी बोल सकती थी तुम। मानवी और रोशनी एक दूसरे से हाई फाई देती हैं और फिर हंसते हुए रोशनी बोली, मधु तुम्हें यह मानवी परेशान कर रही है और तुम परेशान हो रही हो। तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और मुझे लगता है कि मोहित ने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल प्लान किया होगा। रोशनी की बात सुनकर मधु अपने ख्यालों में मानो खो सी गई और वो अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद करती हुई अपने बारे में और मोहित के बारे में सोचने लगी। मधु को शुरू से लेकर अभी तक के मंजर याद आने लगे थे कि कैसे वो मोहित से मिली और फिर कैसे गलतफहमियों से मोहित ने परेशान किया था और कैसे धीरे धीरे करके दोनों करीब आ गए थे। इधर दिव्या अपने कमरे में एक फाइल लेकर बैठी थी और वो उस फाइल को गंभीर होकर पढ़ रही थी। इतने में मधु के पापा अतुल जी कमरे में आए। अतुल जी के चेहरे के भाव नॉर्मल थे, पर वो अपने आप को नॉर्मल किए हुए नहीं थे। वो दिव्या की तरफ बढ़ गए और फिर दिव्या के पास बैठ गए बिना कोई आवाज़ किए। कुछ पल वहाँ खामोशी छाई रही और फिर दिव्या बिना अतुल जी की तरफ बिना देखे बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जिस मकसद से आए हैं आप बोल सकते हैं, मैं उस बात को ध्यान से सुनूंगी। अतुल जी ये सुनकर कुछ पल सोच में पड़ गए और फिर दिव्या की तरफ देखकर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोले, अगर मधु अपनी शादीशुदा ज़िंदगी हंसी खुशी में बिताना चाहती है तो फिर तुम उसके बीच रास्ते में आ रही हो। यह सुनकर दिव्या गुस्सा हो गई और वो गुस्से से बेड पर फाइल पटकते हुए बोली, मैं अपनी मधु को उस इंसान के साथ रहने दूं जो कि पहले से शादीशुदा था और अब एक बच्चे का बाप है। यह सुनकर अतुल जी और आगे आए और वो कुछ बोलने के लिए उन्होंने अपने ओठ हिलाए, पर वो कुछ कह नहीं पाए कि वो बच्ची मोहित की नहीं बल्कि उसके बड़े भाई की है और मेरी बेटी छाया की है। अतुल जी वहीं खामोश रहे और दिव्या आगे बोलना जारी करती है, आप जानते हैं कि मधु का बिहेवियर मेरे लिए ऐसा क्यों है? मैं मधु के साथ काफ़ी ज़्यादा वक्त नहीं रही और मैं उसे टाइम नहीं दे पाई, इसलिए वो मुझसे नाराज़ थी और मैं उसे अपने पास रखूँगी अपने तरीके से और उस इंसान से दूर करूँगी जिसने मेरी बेटी के साथ। दिव्या आगे कुछ नहीं बोली क्योंकि उसकी आगे की लाइन ये थी कि जिसने मेरी बेटी के साथ ज़बरदस्ती शादी की है, मैं अपनी बेटी को उसके साथ कभी नहीं रखूँगी और मैं मधु को किसी भी हाल में मोहित से दूर करके ही रहूँगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना आजमाना पड़े। अतुल जी दिव्या को अचानक खामोश होते देखकर बोले, क्या कहना चाहती हो तुम? क्या कोई बात है जो तुम मुझसे कह रही थी? दिव्या अपनी हाथ की मुट्ठी भींच ली और फिर अपने अंदाज में बोली, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, पर मैं उस इंसान के साथ अपनी मधु को हरगिज नहीं रहने दूंगी। ये सुनकर अतुल जी ने गहरी सांस ली और फिर बोले, तुम नहीं जानती कि तुम्हारी मधु उस इंसान से कितना प्यार करती है। अगर वो मोहित से दूर हुई तो शायद खुश नहीं रह पाएगी, इसलिए तुम जिद छोड़ो और मधु जो चाहती है उस पर हामी भरो। वो आपकी बेटी नहीं है, वो मेरी बेटी है, इसलिए आप मेरी बेटी को उस इंसान के साथ रहने की बात कर रहे हैं। अगर आपकी बेटी होती तो शायद आप ये बात कभी नहीं लाते अपने मुंह पर, दिव्या ने तेज आवाज़ में कहा, जिसे सुनकर अतुल जी के सीने में दर्द होने लगा था। इतना दर्द कि उनकी आंखें आंसुओं से भर आई थी। अतुल जी ने कभी भी मधु को सौतेली बेटी नहीं समझा था और ना ही
अपने से जुदा रखा था। उन्होंने हमेशा मधु को अपनी बेटी माना था, पर आज दिव्या ने खुद कहा कि वो उनकी बेटी नहीं है। ये सुनना अतुल जी के सीने में दर्द कर रहा था। अतुल जी ने अपने हाथों के दोनों अंगूठे से आंसू पोंछे और फिर अपनी भारी आवाज़ में बोले, मुझे नहीं पता था कि तुम एक दिन ये भी कहोगी, लेकिन दिव्या सक्सेना, तुम ये नहीं जानती कि मैंने क्या खोया है। और मधु तुमसे इसलिए ऊंची आवाज़ में बात करती है क्योंकि तुमने हमेशा अपने काम को ऊपर रखा है और अपने दोनों बच्चों को अपने से दूर किया हमेशा। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि करण मेरे साथ नहीं रहता था, पर मधु बचपन से मेरे साथ रहती थी और वो बीमार पड़ती थी तो रात को तुम्हारा नाम लेती थी, मॉम तुम कहाँ हो, मुझे बुखार है। वो यही लफ्ज़ पूरी रात बोलती थी, पर तुम उससे काफ़ी दूर अमेरिका में होती थी। वो बीमारी में तुम्हारी पनाह मांगती थी, पर उसे तुम्हारी पनाह नहीं मिलती थी और मैं उसे अपनी गोद में सुलाकर उसके सर को सहलाता था और उसे यही आशा देता था कि तुम यही हो और आ रही हो उसके लिए खाना लेकर। इतना बोलकर अतुल जी गहरी गहरी सांस लेने लगे और उनकी सांसें थमने का नाम नहीं ले रही थी और फिर आगे बोलना जारी करते हैं, तुम्हें पता है कि उसके बचपन में टीचर तुम्हें बुलाया करती थी, तब तुम यहाँ नहीं थी और मधु घर अपना चेहरा झुका लिया करती थी, इसलिए मैं उसे मना कर उसके स्कूल उसके साथ जाता था और सब बच्चों की माँ उनके साथ होती थी और मधु के साथ मैं। तुम्हें पता है कि उस वक्त मधु बच्चों को ये कहकर चिढ़ाती थी कि देखो तुम सबकी मॉम आई है, पर मेरे साथ मेरे डैड आए हैं। दिव्या जो कि अपने अंदाज और अपने ही घमंड से बोल रही थी, वो ये सब सुनकर अपने आप को बेबस समझ रही थी और उसे अतुल जी की बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो कुछ बोलने वाली होती है कि फिर से अतुल जी कहना जारी करते हैं, तुम पहले तो एक अच्छी माँ नहीं बन पाई और अब एक माँ का फर्ज निभाना चाहती हो, वो भी अपनी ही बेटी का प्यार छीनकर। ये है तुम्हारा फर्ज या फिर तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो मधु को किसी और के साथ और अब तुम्हें मधु को अपने से दूर नहीं करना। दिव्या ने अपने हाथों की मुट्ठी भींच ली थी और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी और जैसा अतुल जी कह रहे थे वो अपने आप को इससे कंपेयर कर रही थी। वो ये सब सोच रही थी कि फिर से अतुल जी कहने लगे, क्या हुआ, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है इन सब बातों का या फिर तुम्हारे ओठों को किसी ने सिल दिए हैं और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम मुझे मधु का बाप मानती हो या नहीं, पर मेरी मधु ने मुझे बाप का फ़र्ज दिया है जबकि मैं उसका असली बाप हूँ भी नहीं, फिर भी और मुझे बिल्कुल एक बेटी की तरह प्यार करती है जैसे कि एक बेटी अपने बाप से करती है, बिल्कुल वैसे ही मधु मुझसे प्यार करती है। रात का समय मोहित अपने न्यू घर आया था। मोहित के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी जिसे ये पता चल रहा था कि वो काफ़ी खुश है। मोहित अपने कमरे में था और मोहित को देखकर यही लग रहा था कि उसने अभी अभी शावर लिया था। मोहित अपने लैपटॉप पर वही झील वाला पैलेस की डिज़ाइन देख रहा था जहाँ वो गया था। मोहित के चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार थी और वो लैपटॉप पर जितना वो पैलेस की सजावट देख रहा था उतना ही उसके चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। मोहित डिज़ाइन देख रहा था कि इतने में मोहित के फ़ोन पर किसी का कॉल आने लगा जिससे मोहित का ध्यान लैपटॉप से हटकर फ़ोन पर गया और वो फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखकर लैपटॉप बिना बंद किए उठ गया और फ़ोन रिसीव करके कहने लगा, क्या हुआ, तुमने कॉल क्यों किया। सामने विनीत था। विनीत मोहित से बोला, मैं ये कह रहा था कि तुम झील आ सकते हो। मोहित ये सुनकर पूछने लगा, क्यों, क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ काम है। ये सुनकर विनीत ने गहरी सांस ली और बोला, वो तुम्हें त्रिशा के घर उसे ड्रॉप करना होगा, मुझे ज़रूरी यहाँ काम है इसलिए मुझे रुकना पड़ेगा, तो क्या तुम त्रिशा को उसके घर ड्रॉप कर दोगे। मोहित विनीत की आवाज़ में थोड़ा भारीपन महसूस कर सकता था और वो शांत भाव में बोला, ठीक है, मुझे आने में देर लग जाएगी, तब तक तुम उसके साथ डिनर कर लेना। मोहित ने हाँ कहा और फिर कॉल कट कर दिया। मोहित ने पहले तो अपने कपड़े चेंज किए और उसके बाद वो अपने कार की की लेकर बाहर निकल गया। वैसे तो मोहित का बिल्कुल भी मन नहीं था वहाँ जाने का, पर वो विनीत की बात से समझ गया था कि कहीं ना कहीं विनीत कोमल के कारण त्रिशा से दूर रह रहा है।
आखिर कोमल मोहित की बहन थी, तो वो कैसे अपनी बहन को पहचान नहीं पाएगा कि उसकी बहन कैसी है और कैसी नहीं। इधर मधु अपने कमरे में थी। मधु ने आज डिनर भी नहीं किया था, इस खुशी में कि कल मोहित उसके साथ कहीं जाने वाला है। मधु आम दिन से आज ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी और वो अपनी एक ड्रेस लेकर कपल डांस भी कर रही थी, जिसे उसकी खुशी का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। मधु ने थक हार कर ड्रेस को वहीं साइड पर रखा और फिर ताली बजाती हुई बिस्तर पर लेट गई और खुद से बोली, कल का दिन मेरे लिए स्पेशल है। पहली बार मुझे एक अलग ही खुशी का एहसास हो रहा है, जैसे कि कल का दिन मेरे लिए खास हो। मधु अकेली अकेली बड़बड़ा रही थी और अपनी खुशी का अंदाज़ा अच्छे से लगा रही थी, इसलिए उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। मधु बिस्तर पर बैठ गई और वो मोहित के बारे में सोचते हुए फिर बोली, कितना वक्त लग गया मोहित ने मेरे करीब आने में और मुझे अपना बनाने में। मधु ये बोलकर अपनी उंगलियों से गिनती हुई सोचने लगी और वो गिनती करते हुए उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो बिस्तर से उठकर चिल्लाई, हे भगवान, मेरी और मोहित की शादी को कल 1 साल होने वाला है। आई कैन नॉट बिलीव। इतना बोलकर मधु ने फ़ोन लिया और फिर डेट चेक करने लगी और डेट थी 6 अगस्त। मतलब था कि कल 7 अगस्त थी, यानी मोहित ने कल की रात उसके साथ ज़बरदस्ती शादी की थी और 1 साल के अंदर दोनों के बीच सब कुछ ठीक भी हो गया। मधु अपने दोनों हाथों से मुंह बंद करती हुई बोली, मतलब कि कल हम साथ कहीं जा रहे हैं और कल ही हमारी शादी को 1 साल भी पूरा होने वाला है। मधु को अपनी शादी से लेकर अभी तक की सारी बातें याद आने लगी कि कैसे मोहित ने शुरू शुरू में उसके साथ गलत बिहेव किया था और अब कैसे दोनों का रिश्ता आगे बढ़ गया। सच में मधु के लिए एक सपने की तरह था ये सब, जो कि पूरा हो गया था मोहित का साथ पाकर। इधर मोहित झील आ गया था और वो विनीत के पास खड़ा था। पैलेस था और ठंडा का मौसम, फिर ठंडी लगना आम था। विनीत को काफ़ी ठंड लग रही थी और वो ठंड से कांपते हुए बोला, मोहित, इजहार तुम्हें करना है और ठंड से मैं मर रहा हूँ। तुम तो बस कल आ जाओगे और मधु को यहाँ लेकर और फिर अपने प्यार का इजहार करके निकल जाओगे और मैं आज की रात सारी अरेंजमेंट करता रहूँगा। ये सुनकर मोहित ने बिना भाव से कहा, तुम्हें इसका इनाम ज़रूर मिलेगा, पर बस कल मैं मधु को अपने प्यार का इजहार कर दूँ और फिर उसे सारी सच्चाई कह दूँ। उसके बाद मैं तुम्हें जो चाहिए वो देने के लिए तैयार हूँ। तुम सच कह रहे हो? मुझे इनाम मिलेगा? विनीत ने खुश होते हुए कहा और मोहित ने फिर अपने तरीके से बात करते हुए कहा, हाँ ज़रूर, मैं तुम्हें इनाम दूंगा, लेकिन तुम्हें इनाम के लिए अपने आप को आज रात इसी ठंडी में रखना होगा और सारी तैयारी कैसी चल रही है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी होगी। ये सुनकर विनीत नाराज़ हो गया और वो मोहित से नाराज़गी जताते हुए बोला, क्या तुम भी मतलब मुझे इनाम लेने के लिए यहाँ रुकना होगा? मोहित जानता था कि विनीत उसे बातों में उलझा रहा है, इसलिए मोहित इग्नोर करते हुए बोला, ठीक है, मुझे देर हो रही है घर जाने में। कहाँ है त्रिशा? त्रिशा के नाम से विनीत को याद आया कि उसने त्रिशा को ड्राइवर से कहकर घर ड्रॉप करा दिया था, क्योंकि त्रिशा के दादाजी के काफ़ी बार कॉल आ चुके थे और विनीत मोहित से ये कहना भूल गया था कि त्रिशा को यहाँ लेने के लिए ना आए। विनीत झूठी मुस्कान मुस्कुराते हुए बात संभालने लगा, मोहित, एक काम करो, तुम इस वक्त घर जाओ, मैं बाद में त्रिशा को घर ड्रॉप कर दूंगा। ये सुनकर मोहित विनीत को घूरने लगा और वो तेज़ आवाज़ में बोला, नहीं, मैं उसे ड्रॉप कर दूंगा, तुम उसे बुलाओ, वो कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही। विनीत ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो समझाते हुए बोला, देखो मोहित, तुम्हें मैंने यहाँ इसलिए बुलाया था कि तुम ये सारी तैयारी अपनी आंखों से देखो, और रही बात त्रिशा की तो तुम्हें इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर मोहित अच्छे से समझ गया था कि विनीत झूठ बोल रहा है और वो विनीत से कड़क आवाज़ में बोला, सच कहो, तुम क्या छुपा रहे हो? विनीत ने गहरी सांस ली और फिर अपनी बात को धीमी आवाज़ में कहने लगा, वो बात यह है कि मैंने त्रिशा को ड्राइवर से कहकर घर ड्रॉप करा दिया है। ये सुनकर मोहित विनीत को घूरने लगा और विनीत अपनी नज़रें चुराने लगा, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। और मोहित विनीत को घूरते हुए बोला, तुमने मुझे इतनी दूर से सिर्फ यहाँ आधी अधूरी तैयारी देखने के लिए बुलाए? विनीत मुस्कुराते हुए
नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने तुम्हें कॉल सच में त्रिशा को घर ड्रॉप करने के लिए किया था, पर बात ये थी कि त्रिशा के दादाजी के बार बार कॉल आ रहे थे, जिसे त्रिशा को मैंने फिर ड्राइवर के साथ भेज दिया। ये सुनकर मोहित के भाव नॉर्मल हो गए और वो विनीत से पूछने लगा, ठीक है कि त्रिशा अपने घर पहुंच गई? हाँ, वो पहुंच गई, विनीत ने जवाब दिया, जिसे सुनकर मोहित ने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर बोला, ठीक है, मैं सुबह फिर यहाँ आता हूँ। अभी मुझे कुछ और भी तैयारी करनी है। विनीत मुस्कुराया और फिर हाँ में अपना सिर उसने हिलाया और मोहित आकर अपनी कार में बैठा था कि तभी उसके फ़ोन पर कॉल आया। मोहित ने देखा कि कॉल मधु का है, तो बिना वक्त गवाए उसने कॉल रिसीव किया और सामने से मधु मोहित के बोलने का इंतज़ार करने लगी। मोहित भी जान गया था कि मधु जानबूझकर कुछ बोल नहीं रही, इसलिए वो भी वैसे ही खामोश रहता है। मधु बालकनी में खड़ी थी, बाउंड्री वॉल से टेका लेकर, और वो अपने हाथों से अपने बाल पीछे करती है और मोहित के बोलने का इंतज़ार काफ़ी देर से कर रही थी। पर मोहित को कुछ बोलता न देख वो बोली, हेलो मोहित। मोहित ये सुनकर मुस्कुराया और फिर बोला, तुम ठीक हो ना? मधु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो हाँ बोलती है, जिसे सुनकर मोहित के चेहरे पर भी मुस्कुराहट बरकरार थी। और मोहित फिर मधु से पूछने लगा, तुमने मुझे कॉल क्यों किया था? कोई ख़ास वजह? मधु मुस्कुराई और बोली, नहीं, मैं तो बस आपसे पूछना चाहती थी कि हम कल कहाँ जाने वाले हैं। वो तुम्हें कल ही पता चल जाएगा, मोहित ने बिना वक्त गवाए कहा, जिसे सुनकर मधु झल्ला सी गई और तेज आवाज़ में बोली, मोहित, कहिए ना कि कल हम कहाँ जाने वाले हैं, मुझे जानना है प्लीज़। मोहित ये सुनकर मुस्कुराया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, मैंने कहा ना तुम्हें कल ही पता चलेगा, तो फिर तुम मुझे बार बार क्यों पूछ रही हो? मैं तुम्हें बताने वाला नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारा बार बार मुझसे पूछना बेकार है। ये सुनकर अब मधु को मोहित पर गुस्सा आने लगा था और वो गुस्से में बोली, ठीक है, फिर मत कहिए जाएं, अब मैं आपसे बात ही नहीं करूँगी। मोहित ने बिना झिझक के जवाब देते हुए कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मधु ये सुनकर और गुस्सा हो गई और उसने कॉल कट कर दिया। हालांकि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, पर वो मोहित पर झूठा गुस्सा होने का नाटक कर रही थी। मधु फ़ोन की तरफ देखकर बोली, ठीक है मिस्टर, आपको नहीं कहना तो मत कीजिए, वैसे भी मुझे पता चल जाएगा ही। अगली सुबह मधु आज जल्दी उठ गई और वो सुबह सुबह नहाकर ब्रेकफास्ट करने बैठी थी। मधु के बाल हमेशा की तरह गीले थे और उसने आज ग्रीन कलर का अनारकली सूट पहना था और उसके बदन पर उभर के आ रहा था। मधु ने कोई मेकअप नहीं लगाया था, फिर भी वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी और मधु ने जल्दबाजी में ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद खड़ी होते हुए बोली, थैंक यू, आपने मेरे लिए इतना सब खाना बनाया, लेकिन मैं आज नहीं खा पाऊंगी, सॉरी। इतना बोलकर मधु जल्दबाजी में बाहर की तरफ भाग रही थी और वो बाहर जाते हुए सर्वेंट से बोली, डैड से कह देना कि मैं मंदिर जा रही हूँ। सर्वेंट जाती हुई मधु को देखकर बोली, मधु मैम, आप पहले खाना तो खा लीजिए, फिर चले जाइए मंदिर। नहीं, मेरा इस वक्त मंदिर जाना ज़रूरी है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होने वाला है? क्या मधु मोहित से मिलने जा पाएगी या फिर नहीं, देखेंगे जल्द अगली वीडियो में। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।